तो मैट मर्डॉक विल्सन फिस्क एक बार फिर से हाजिर है, लेकिन इस बार डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एक नहीं बल्कि 2 एपिसोड्स के साथ। एंड आई हैव टू से कि जिस तरह से एंड हुआ बैंगर से कम नहीं था, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ चीजें नोटिस करी हैं। एंड अगर ये सच हो जाता है तो दैट वुड टोटली एक्सप्लेन कि डेयरडेविल क्यों हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को नहीं मिलेगा और इसकी कहानी सीजन 3 में कहां जा सकती है। अगर शुरुआत से शुरू करें तो सीजन 2 का एपिसोड 2 ओपन अप होता है डेयरडेविल के लोगों के साथ में, जिसको कोई स्प्रे पेंट कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चेरी को लेके जाया जा रहा है एंड मैट दूर बैठे उस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब वो देख तो नहीं सकता लेकिन सुनाई दे रही है उसको। ये सीन जो सीजन 1 में फॉगी के साथ हुआ था ना, उसका एक बहुत ही बढ़िया सा पैरेलल है, क्योंकि वहां पर मैट ने फॉगी की हार्ट बीट को जाते हुए सुना था, तो यहाँ पर वो रुका हुआ है टू मेक श्योर कि चेरी जो है उसकी हार्ट बीट को कुछ ना और वो जिंदा सही सलामत रहे। फिर जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंडिंग में बात करी थी कि बुलजाई का जो नाइफ था उसके ऊपर स्क्रैचेस बने हुए थे, जिस वजह से मैट उसको अच्छे से समझ सकता है कि वो किसने भेजा था। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो पॉइंटडेक्स्टर है वो एक चर्च में पहुंच चुका है। और अगर तुमको याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूं कि जो नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में हम लोगों ने डेयरडेविल और बुलजाई की फाइट देखी थी ना चर्च के अंदर, जहां पर हमारे फादर लैथम निपटते हैं, तो ये वही क्लिंटन चर्च है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। मतलब हाँ, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर वगैरह को देखकर समझ में आ रहा है कि फ्यू थिंग्स आर हियर एंड देयर, लेकिन सिंबॉलिकली वही चीज दिखाने की कोशिश करिए। इनफैक्ट पॉइंटडेक्स्टर वहां पहुंच के मैट की मां के बारे में पूछता है कि सिस्टर मैगी कहां पर है। वो तो किस्मत की बात है कि वो थी नहीं। हालांकि जिस तरह से पॉइंटडेक्स्टर को दिखाया ना, मुझे लगता नहीं है कि वो अभी मैट को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग विल्सन फिस्क को देखते हैं, जो अपने बॉक्सिंग मैच के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और अपने ट्रेनर को बहुत ही गंदे तरीके से कूट देता है। नॉट टू बी ऑनेस्ट, ये वाला शॉट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज अगर तुम इसको थोड़ा भी ध्यान से देखने की कोशिश करते हो ना, तो वो पंच बिल्कुल भी क्लियरली दिखाया ही नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे सीजन में मैंने जहां पर भी एक्शन सीन्स में मोशन ब्लर ऑब्जर्व किया ना, इट इज लाइक काफी डिजीइंग है और वो एक्शन के ऊपर से ध्यान हटा देता है। मतलब उस मोमेंट में किसने किसको मारा, किसको चोट लग रही है, कौन कहां गिर रहा है, वो सारी चीजें मोशन ब्लर की वजह से बहुत क्लियरली दिखती नहीं है। ऑल्दो एपिसोड 3 की जो एंडिंग वाली फाइट सीक्वेंस है, इट लुक्स वेरी गुड, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर मैं कॉमिक बुक्स के ऊपर जाऊं तो विल्सन फिस्क जो है कॉमिक बुक्स में एक अच्छा फाइटर होता है, लेकिन वो बॉक्सिंग नहीं करता। वो मार्शल आर्ट्स, कराटे वगैरह इन चीजों की तरफ थोड़ा ज्यादा लीन इन करता है। इनफैक्ट ही लव्स सूमो रेसलिंग। तो यहाँ पे जो इसका पूरा बॉक्सिंग मैच वाला एंगल है ना, आई फील कि ये मैट मर्डॉक को टॉन्ट करने के लिए है। सिंस मैट के पिताजी एक बॉक्सर थे, तो विल्सन फिस्क मैट को थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये देखकर वो बाहर निकल के आ जाए। प्लस ये वाला एपिसोड ना एक बहुत ही बढ़िया सा रीजन देता है कि विल्सन फिस्क को जब पता है कि मैट ही डेयरडेविल है, तो फिर वो दुनिया को क्यों नहीं बता रहा। हाँ, इसके पीछे ये लॉजिक दिया जा सकता था कि उसकी बात पे कौन यकीन करेगा कि बिल्डिंगों पे से झूल के रातों रात लोगों को कूट देने वाला इंसान एक्चुअली में अंधा वकील है। I mean, it's very hard to believe, लेकिन इसके अलावा जो इन लोगों ने लॉजिक दिया है वो भी काफी सेंस बनाता है। बिकॉज मैट ने विल्सन फिस्क की जान बचाई थी और तभी से वो लोगों को नहीं मिल रहा था, तो विल्सन फिस्क ने वही चीज मैट के खिलाफ यूज कर ली, ये बोल के कि उसको विजिलेंटीज ने उठा लिया और हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। तो अब जो लोग डेयरडेविल से नफरत करते हैं वो डेयरडेविल को ढूंढ रहे हैं, और जो लोग मैट को पसंद करते हैं वो लोग मैट को ढूंढ रहे हैं। तो इन अ वे वो दोनों यूनिफॉर्म्स में सेफली घूम नहीं सकता। एंड यही चीज मुझे लगता है कि सीजन 2 के एंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगी, और प्रोबेबली सीजन 3 का भी। इस पे भी आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि जो चेरी और जितने बाकी पुलिस वाले हैं जो रिटायर्ड हैं और अभी करंटली फोर्स में काम कर रहे हैं, जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का पार्ट नहीं है, इन लोगों के बीच में भी एक रिफ्ट आने लगी है। बिकॉज टास्क फोर्स वाले जो है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी खुद की एक ब्लैक साइट बनाई हुई है, अपने हिसाब से लोगों को उठा करके कहीं पर भी डाल देते हैं, और मतलब उद्दंडी, बिल्कुल उद्दंडी। तो चेरी भाई को निपटाने के लिए पॉवेल आता है, लेकिन तब तक वो कट लेते हैं वहां से। और हाँ, कोल नॉर्थ इज ऑल्सो बैक। मैं समझ नहीं पाया कि कैसे इसके इतना पास विस्फोट हुआ था ना कि किसी नॉर्मल इंसान का जिंदा बचना पॉसिबल नहीं है, बट ही इज समहाउ स्टिल अलाइव विद कुछ थोड़ी बहुत इंजरीज हैं। कह रहा है कि इससे ज्यादा हील नहीं होगी भाई, मैं आ जाता हूँ। तो जितनी भी चीजें हो रही है ना, ये एक प्रेशर कुकर टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर देती है। मतलब थोड़ी बहुत सीटी बच के प्रेशर रिलीज हो जाता है, बट यू नो समथिंग इज गोइंग टू गो डाउन। लेकिन फिस्क को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। आई मीन, विल्सन फिस्क टॉकिंग अबाउट कॉन्करिंग वर्ल्ड्स बिफोर डॉक्टर डूम स्टेप्स इन इज प्योरली डायबॉलिकल। वेनेसा उससे पूछती है कि कितनी दुनिया कॉन्कर करोगे, वो कहता है कितनी है, अभी रुकना आता है, वो दिसंबर में ही आ रहा है। खैर, एंजेला डेल टोरो इज बैक। ये हेक्टर अयाला से रिलेटेड थी, एंड वी नो कि ये आगे जाकर के एमसीयू में व्हाइट टाइगर बनेगी, और अगले एपिसोड में वो इस चीज को प्रूफ भी कर देती है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के साथ में जो इन लोगों ने केओस क्रिएट किया ना, ये परफेक्टली सम अप करता है कि फिस्क की जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है
वो क्या कर रही है। एक दुकान में छोटा सा केओस होता है जहां पर जो ओनर है वो बंदूक निकाल लेता है। सिचुएशन डिफ्यूज हो ही रही थी कि तभी टास्क फोर्स वाले वहां पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट वो जिसको गिरफ्तार करने आए थे आखिरी में उन लोगों को छोड़ के सबको गिरफ्तार करके निकल जा रहे हैं, और वो पकड़ते उन लोगों को हैं जो एक्चुअली सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये विल्सन फिस्क का अंधा कानून है, क्वाइट लिटरली। प्लस वेनेसा के साथ में भी जो चीजें हो रही है ना, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जो ग्रेजुअली बॉयल होती जा रही है। वेनेसा का एंगल विल्सन फिस्क के साथ में कनेक्टेड तो है, लेकिन उसका रिट्रीब्यूशन जो है वो डेयरडेविल के साथ में नहीं, पॉइंटडेक्स्टर के साथ में मिलेगा। इस चीज को बहुत ही सटल तरीके से सेटअप किया जा रहा है। जहां पर भी हम लोग पॉइंटडेक्स्टर को देखते हैं वही उसके सीजन 1 वाला पूरा ब्लू कलर का लाइटिंग इफेक्ट है। प्लस वेनेसा के साइड में ये ब्लू रोज है जो हमने सीजन 1 में देखा था, ये पॉइंटडेक्स्टर के सेल के बाहर थे। प्लस वेनेसा जो है वो अपने सपने में एक बेसबॉल को देखती है जो अगेन नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल था उसको लेकर एक ईस्टर एग है, क्योंकि डेक्स ने अपने बेसबॉल कोच को उसी बॉल को फेंक के मारा था। तो ये सारी चीजें, और अगर तुम सोच रहे हो कि वेनेसा के सपने में ये सब चीजें कैसे आ रही है, तो मोस्ट लाइकली उसने पॉइंटडेक्स्टर के वो जितने भी टेप्स थे ना वो खुद सुने होंगे। जो विल्सन फिस्क ने एक्सपीरियंस किया था वही सब कुछ इसने भी किया होगा। और बाकी सब चीजें ठीक है, इसके और हेदर के बीच की कन्वर्सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन बस मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर तुमको एक ऐसे शख्स से मौत का डर है जो कि दूर से तुमको गोली मार सकता है या पेंसिल फेंक के तुम्हारी हत्या कर सकता है, तो खिड़की के सामने क्यों बैठी हो फिर? मतलब द फर्स्ट थिंग आई पर्सनली वुड डू इज लॉक डाउन ऑल द विंडो। खिड़कियां नहीं होनी चाहिए घर में। फिर विल्सन फिस्क की जो पैरोडी बनाई जा रही है सिटी विदाउट फियर वाली, उसको लेके भी थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। मतलब हमको ये रिवील कर दिया जाता है कि इट वाज बीबी ऑल अलोंग, जो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। लेकिन अगर हम उससे परे, एक प्लॉट ट्विस्ट से परे इस पूरी सिचुएशन को देखने की कोशिश करें, तो ये बीबी और डैनियल के बीच में जो कुछ भी है ना, इनकी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से सिग्निफाई करती है। बिकॉज डैनियल नोस कि ये काम बीबी कर रही है, लेकिन क्योंकि वो उसको पसंद करता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट देके इसको एक हार्मलेस चीज समझता है। उसे लगता है कि ये पूरी बात विल्सन फिस्क तक पहुंचेगी नहीं, अगर उस तक पहुंचेगी नहीं तो इन अ वे हार्मलेस ही है। लेकिन फिस्क भाई साहब को सब कुछ मालूम है, और अब डैनियल को मजबूरी में आकर के बीबी को कन्फ्रंट करना पड़ता है। एंड नीडलेस टू से कि ये पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा एस्केलेट करेगी, क्योंकि बीबी अपना काम करने से रुकेगी नहीं। और अगर वो रुकेगी नहीं तो डैनियल, क्योंकि वो एक हसलर है और उसे समाज में अपनी जगह बनानी है, तो वो करेगा। वो शिट इज गोइंग टू गो डाउन। प्लस ना इन लोगों ने मैट और केरन के साथ में एक अच्छी आयरनी दिखाने की कोशिश करी कि मैट और केरन एक्चुअली में ट्रैप्ड हैं, क्योंकि वो लोग बाहर निकल नहीं सकते, उनको हंट डाउन किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी कुछ हैप्पीनेस के मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं विल्सन फिस्क और वेनेसा जो कि बिल्कुल खुले, उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है, एंड बेसिकली ही कैन डू व्हाटएवर द फक ही वांट्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर वो फंसे हुए हैं। तो मतलब जिनके पास है उनको और चाहिए, जिनके पास नहीं है वो उतने में ही खुश है। या साइकिल ऑफ लाइफ। फिर ये लोग मैट और केरन वाले सीन में भी एस्पेक्ट रेशियो के साथ बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि अगर तुम बहुत ध्यान से नोटिस करोगे तो जैसे ही वो लाउड स्पीकर पूरा फटना शुरू करते हैं तो मैट जो है उसका रेडार सेंस एकदम क्रेजी हो जाता है। वैसे मैट का रेडार सेंस एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाता है जब भी उसको ट्यून इन करना पड़ता है, चीजों को फिल्टर आउट प्रोसेस करना पड़ता है, तो तुम्हें स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर तुम नोटिस करते हो ना तो एस्पेक्ट रेशियो कम हो रहा है और ऐसे थोड़ा हेवायर टाइप का हो जाता है, क्योंकि लाउड स्पीकर की वजह से उसको अपना रेडार सेंस एकदम बंद करना पड़ रहा है। सो नाइस डिटेलिंग देयर। प्लस जो मैंने एक्शन के बारे में बात करी थी ना, वो मैं यहाँ पर भी मेंटेन करूंगा, क्योंकि वो मोशन ब्लर इतना ज्यादा है इस पूरी सीक्वेंस में कि तुम क्लैरिटी से बहुत अच्छे से एक्शन को एंजॉय नहीं कर पाते। फिर डेयरडेविल जिस रेस्टोरेंट के बाहर केरन का वेट कर रहा है, ये भी रेफरेंस है नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल को लेके। सीजन 2 में आई थिंक किसी एपिसोड में केरन और मैट की यहाँ पे डेट होती है। सीलिंग पे पूरी वो मिर्ची वाली लाइट्स लगी हुई है, ये एक प्रोबेबली इंडियन रेस्टोरेंट है, तो एक यहाँ पर अच्छा रेफरेंस दिया। प्लस केरन जहाँ पे मैट को लेके जाती है, जहाँ पे उसने वो टास्क फोर्स के ऑफिसर को रखा हुआ है, वो जगह सीजन 1 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पनिशर का HQ था। खैर, तो ये टास्क फोर्स वाला इनको अपना कार्ड दे देता है। आई ऑल्सो एंजॉयड द कन्वर्सेशन कि यहाँ पर मैट को पहले से ही मालूम है कि ये सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी यू आर अ लायर, और फिर एकदम नहीं, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। डेयरडेविल ऐसा शो है जो अपनी चीजों को बहुत ही सीरियसली लेके चलता है, लेकिन होता है कि वो बीच में एक हल्का फुल्का मोमेंट ऑफ, अगर तुम इसको फन कह सकते हो तो, बिकॉज इट वॉज फनी फॉर मी। खैर, तो इसके बाद एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जो मुझे लगता है कि काफी बैंगर था। शुरू होता है फिस्क और मैटरहॉर्न के बॉक्सिंग मैच के साथ में। मतलब इसके पोस्टर्स हम लोग न्यूयॉर्क में हर कहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल्सो कई सारी ग्राफिटीज हैं जो कि फिस्क यू बता रही हैं। इसके अलावा हम लोग हेदर को देखते हैं, who is actually losing it। उसने अपनी ड्रॉर में म्यूज का मास्क रखा हुआ है, वो दीवार पे कील ठोकने की कोशिश कर रही है। She is not fine। मैंने पहले भी बात करी थी कि मोस्ट लाइकली इसको ये लोग म्यूज का सेकंड वर्जन बनाएंगे इस वाले सीजन में।
बस अब देखना ये है कि ये कब होता है, बिकॉज मैं जितना समझ पा रहा हूँ ना तो इसकी टाइमिंग बहुत खराब होने वाली है। बिकॉज अगर ये उस रैबिट होल में गई तो ये जिस तरह से नजर आ रहा है ना, ये बहुत सीवियर डैमेज कॉज कर सकती है। फिर इन लोगों ने जो पूरा ब्लैक साइड क्रिएट करी ना वो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स की, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। कोई भी क्वेश्चन नहीं करता इनके अथॉरिटी पे। इन लोगों ने बस एक सेफर स्ट्रीट एक्ट निकाल दिया है जिसके तहत ये किसी को भी उठा करके कहीं पे भी डाल सकते हैं, एंड नो वन डेयर्स टू क्वेश्चन देम। प्लस मैट और केरन अभी भी एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन उन दोनों की आइडियोलॉजीज में डिफरेंस भी पैल्पेबल है। केरन को लगता है कि पनिशर को आना चाहिए बिकॉज ही गेट्स रिजल्ट्स, लेकिन मैट का अभी भी सिस्टम में फेथ है। वो कहता है कि हम लोग चीजों को करेंगे लेकिन बाय द बुक और सही तरीके से। तो वो लोग इस पूरी चीज में गवर्नर को इन्वॉल्व कर देते हैं। जो रेड हुक का हम लोगों ने मैनिफेस्टो पहले वाले सीजन में देखा था ना, वो डॉक्यूमेंट वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो गवर्नर जो जाके फिस्क को कन्फ्रंट करती है, लेकिन फिर इनकी पूरी चीज डाइल्यूट हो जाती है एक पार्टी के दौरान। और इस बीच जो जैक डुकेन की ट्रायल दिखाई ना, मुझे काफी बढ़िया लगा। वी ऑल न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मतलब विल्सन फिस्क पहले विजिलेंटी को पकड़ा है, उसको ट्रायल पे लेके जा रहा है, तो डेफिनेटली वो विजिलेंटी तो ट्रायल जीत नहीं सकता, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है। और अगर ऐसा दिखाना है ना कि मैट और बाकी जितने भी विजिलेंटीज हैं उनके खिलाफ स्टेक्स और बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड चाहे वो कुछ भी कर लें, ये सब कुछ इतना ज्यादा स्टैक्ड अप हो चुका है कि वो नहीं रोक सकते। तो ये ट्रायल डेफिनेटली विल्सन फिस्क के फेवर में जानी ही थी, लेकिन जिस तरह से वो जाती है ना कि मतलब यू कैन एक्चुअली फील एवरीवन इज करप्ट, सबके सब चोर हैं साले। ऑल्सो मुझे लगता है कि इस पूरी चीज में एक छोटा सा लूप होल भी है। हेदर ने जब जैक डिकेन का इंटरव्यू लिया था तो जैक ने क्वाइट स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी कि उसको आवाजें सुनाई नहीं देती हैं, और ये चीज हेदर ने रिकॉर्ड करी थी। लेकिन क्योंकि उसने पेपर वर्क में ऑल्टरेशन कर दिया तो वो बात उसके रिकॉर्ड में गई नहीं। अगर इस पूरी चीज को क्रॉस चेक कर लिया जाता है विद द ऑडियो रिकॉर्डिंग तो यहां पर हेदर पकड़ी जाएगी। इनफैक्ट विल्सन फिस्क का जितना भी उसने क्रिएट किया है ना विजिलेंटी टास्क फोर्स वाला, वो सब कुछ कैन कम क्रैशिंग डाउन। फिर इसके बाद एक शॉट दिखाया जाता है जो कि फ्रैंकलिन 820 नाम के रेस्टोरेंट के अंदर है। ऑल्दो ये रेस्टोरेंट रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस शॉट को यहां पर डालना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस थी, क्योंकि ये ईस्टर एग भी हो सकता है। फ्रैंकलिन बेसिकली फॉगी को लेकर ईस्टर एग है, और 820 जो लिखा है ना, तो डेयरडेविल इशू नंबर 82 में पता है क्या होता है? मैट जो है उसको जेल हो चुकी है। इस पूरे इशू का नाम शायद डेविल इन डी ब्लॉक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मैट मर्डॉक के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि मैट ही डेयरडेविल है। तो क्योंकि उसने कानून अपने हाथों में लिया है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस एंड एवरीथिंग, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। उसको वैसे ही सॉलिटरी में रखा हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग, जितने भी प्रिजनर्स उस जेल में हैं, उन सबको मैट ने अंदर भेजा है, इंक्लूडिंग विल्सन फिस्क। तो वो सब लोग उसको मारना चाहते हैं, लेकिन मैट क्योंकि डेयरडेविल है तो उसको कोई टच भी नहीं कर पाता। लाइक दे ट्राई अ लॉट, लेकिन उसको कोई भी टच नहीं कर पाता। बस जिस चीज से वो परेशान होता है वो है नॉइसेस। वहां पर जितने भी कैदी हैं बहुत तोड़फोड़ करते हैं, आवाज करते हैं, तो ये चीज मैट फिल्टर आउट नहीं कर पाता, इसी वजह से वो परेशान रहता है। अब इस इशू में क्या होता है कि फॉगी जो मैट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है वो उससे मिलने आता है। जब वो मिलने आता है तो इनकी पूरी कन्वर्सेशन हो जाती है। फिर मैट को कुछ कैदी घेर लेते हैं, वो उनको गंदा पेलता है, तो मैट को उठा करके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं। जब वो वहां पहुंचता है तो उसको एक नोट मिलता है। उस नोट को पढ़ने के बाद मैट को समझ में आता है कि सब कुछ एक ट्रैप है और वो लोग फॉगी को टारगेट कर रहे हैं। एंड तब हमें दिखाते हैं कि फॉगी जो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, कुछ सेटिंग वेटिंग करके विल्सन फिस्क उसको पहले तो बहुत पिटवाता है, और मैट ये सारी चीज सुन सकता है। और जब वो अच्छे से पिट जाता है ना तो फिर उसको चाकू मार देते हैं। मैट ये सब कुछ सुनते सुनते प्रिजन गार्ड्स को अलर्ट करता है, हर किसी को बताने की कोशिश करता है, बट नो वन गिव्स अ फक। और ये पूरी चीज एंड होती है मैट की ये कहते कहते कि आई कैन स्टिल हियर हिज हार्ट बीट। यही सेम चीज हम लोगों ने सीजन 1 में देखी। फॉगी की हार्ट बीट मैट सुनता रहता है और उसके सामने, उसके कानों के सामने उसकी मौत होती है। तो ये एक अच्छा रेफरेंस था। प्लस जो मैंने तुमसे कहा था ना कि एक रीजन है जो मुझे लगता है कि डेयरडेविल स्पाइडरमैन में नहीं होगा, उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस सीजन के एंड में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। ये लोग इस बात को काफी लंबे टाइम से टीज करते आ रहे हैं, और पिछले एपिसोड में तो क्वाइट लिटरली इसको चेकऑफ्स गन बना दिया कि विल्सन फिस्क नोज, लेकिन फिर भी वो बहाना बना देता है। तो कभी ना कभी ये चीज बाहर निकल के आएगी, और जब ये चीज बाहर आती है तो लोगों को पता चलेगा, और किसी ना किसी लूप होल की वजह से विल्सन फिस्क के साथ साथ मैट मर्डॉक जो है दोनों जेल जाएंगे। हो सकता है कि मैट को खुद ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़े फिस्क का पर्दाफाश करने के लिए। और कॉमिक बुक्स में ये काफी लंबा आर्क है कि विल्सन फिस्क भी जेल में है, मैट मर्डॉक भी जेल में है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड द प्रिजन। मैट को टॉर्चर किया जा रहा है, फिर मैट फाइट बैक करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हो सकता है कि हम लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3 सिर्फ जेल में देखें, विच विल बी प्रिटी इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग कि जेल में इतने सारे हॉलवेज होते हैं, एंड वी ऑल नो कि हॉलवेज में क्या हो सकता है।
सो आई एम काइंड ऑफ रेडी फॉर इट अगर ऐसा होता है, विच वुड टोटली एक्सप्लेन कि विल्सन फिस्क के साथ क्या हुआ, क्यों स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हम लोग शीला रिवर्स को देखते हैं और क्यों वो न्यूयॉर्क की नई मेयर बन चुकी है, एंड वाई पनिशर है लेकिन डेयरडेविल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नहीं है क्योंकि वो जेल में है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि फिर क्या होगा अगर पूरी दुनिया को पता चल गया कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है, तो सीजन 3 तो निकाल देंगे, फिर सीजन 4 में क्या? तब तक सीक्रेट वॉर्स आ जाएगी ना, फिर भूल जाएंगे सब। भाई ये कॉमिक बुक्स है, यहाँ पर ऐसे ही होता है, एक मोमेंट कोई चीज होती है, दूसरे मोमेंट उसको रेडकॉन कर दिया जाता है। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी तो नहीं, मतलब दैट दे लिव इन एंड वी जस्ट एंजॉय। खैर, तो ये वाला एपिसोड एंड होता है एक बैंगर के साथ में, क्योंकि मैट जो है वो रेड हुक का जो पूरा ब्लैक साइट होती है जहां पर जितने भी लोग कैद हैं उस चीज को इन्फिल्ट्रेट कर लेता है। इसमें उसकी मदद कर्स्टन करती है, और मैट एक्चुअली वहां पर लोगों को छुड़वाने नहीं गया था, वो वहां गया था उन गन्स और सारे वेपन्स को ट्रैक करने के लिए, और वो कर भी लेता है अपने रडार सेंस को एकदम एस्पेक्ट रेशियो कम करके वो घड़ी को ढूंढ निकालता है, तो उसको पता है कि वो कहां पर रखे हैं। लेकिन फिर उसको वहां पर जो कैदी लॉक्ड इन है उनकी आवाज सुनाई देती है, तो वो उन सबको बाहर निकालता है। फिर ये वन शॉट सीक्वेंस भी काफी अच्छी थी, ऑल्दो ये वन शॉट नहीं थी बट काफी स्टाइलाइज्ड, और आई विल से कि बॉर्न अगेन सीजन 1 और सीजन 2 की अभी तक की बेस्ट एक्शन सीक्वेंस थी, जिसमें हम लोग सोर्ड मास्टर का इन्वॉल्वमेंट भी देखते हैं। सो आई काइंड ऑफ एंजॉयड इट। प्लस इफ आई हैव नॉट सेड इट इनफ, मैट मर्डॉक का डेयरडेविल वाला ब्लैक सूट अभी तक का सबसे बेस्ट है, एंड नॉट जस्ट बिकॉज इट इज ब्लैक, नहीं, अगर तुम नोटिस करोगे तो ये सूट ना उसकी बॉडी पे बहुत ही परफेक्टली फिट होता है। मतलब ये ऑफ कोर्स एक मसल सूट है, लेकिन उसके अलावा भी ना इसमें तुमको मैट एक सुपर हीरो वाली फीलिंग देता है। तो एपिसोड खत्म होते होते ऐसा लगता है कि मैट और उसकी टीम ने एक छोटी सी विक्ट्री हासिल कर ली है, बट नो, विल्सन फिस्क हैड इट ऑल प्लान्ड। वो नॉर्दर्न स्टार में कुछ लोगों को रखता है जो कि एक्चुअली उसके कार्गो के क्लीन अप के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और वहां उनको भेजने के बाद वो पूरी चीज को ब्लो अप करा देता है। एंड ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि वो लोगों को ये बताएगा कि डेयरडेविल और जितने भी विजिलेंटीज हैं उन्होंने उनकी ब्लैक साइट पे अटैक किया, और जितने भी क्रिमिनल्स थे उनको फ्री करा दिया। और जैसे ये चीज काफी नहीं थी उनके लिए, तो उन्होंने पूरा नॉर्दर्न स्टार वो जो शिप था उसको भी उड़ा दिया, कई सारे लोग भी मारे गए उसमें। वो जो मैंने पूरी बात करी थी ना, प्रेशर कुकर सिचुएशन, इट गेट्स इवन मोर प्रेशरी। खैर देखते हैं जो भी अगले एपिसोड में होगा। शायद उसका ब्रेकडाउन मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो उसके बाद मिलते हैं। तो बाय बाय, टाटा, लाइक करना, देखो तो सही यार पहले।